मैं पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं पार्ट 3 की छात्राओं के लिए 6th पेपर में जो उन्हें महाकाव्य और खंड काव्य पढ़ना है उसकी चर्चा करूंगी। पहले मैंने आपको महाकाव्य के नोट्स भेजे थे, आज खंड काव्य पर चर्चा करूंगी। काव्य शब्द अत्यंत व्यापक अर्थ को अभिव्यक्त करता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के 2 भेद माने गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। शैली के भेद से श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, गद्य, पद्य और चंपू। पद्य काव्य को आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद प्रसिद्ध हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य। तो ये आपको दोनों पढ़ने हैं इसमें 6th पेपर में। तो इसमें से मैंने महाकाव्य को पहले भेज दिया है और आज मैं खंड काव्य बता रही हूँ आपको। डॉक्टर त्रिगुणायत ने एक तीसरे प्रबंध काव्य रूप को स्वीकार किया है। उनके अनुसार बहुत से ऐसे प्रबंध काव्य शेष रह जाते हैं जिनमें ना तो महाकाव्य के वैधानिक लक्षण मिलते हैं और ना खंड काव्य की विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। तो मतलब उसको उन्होंने प्रबंध वद्य कहा। इस प्रकार प्रबंध काव्य के 3 भेद माने जाते हैं त्रिगुणायत के अनुसार। एक तो है महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा है प्रबंध वद्य। तो जो खंड काव्य है उसकी चर्चा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में महाकाव्य की तो बहुत ही ज़्यादा विवेचना हुई है, लेकिन खंड काव्य की विवेचना कम मिलती है। भामह एवं दंडी ने महाकाव्य का उल्लेख भी नहीं किया है, जबकि महाकाव्य का व्यापक विवेचन किया है। रुद्रट ने प्रबंध काव्य के 2 विभाजन महाकाव्य और लघु काव्य के नाम से किए हैं। हेमचंद्र भी खंड काव्य का उल्लेख नहीं करते हैं। खंड काव्य वास्तव में साहित्य में एक प्रबंध काव्य का रूप है और जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। इसकी परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि एक कथा का निरूपक पद्यबद्ध सर्गमय ग्रंथ जिसमें सब संधियां न भी हों काव्य कहलाता है। अर्थात काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है। ये आचार्य विश्वनाथ ने इसकी परिभाषा इस रूप में दी है। तो इस शब्द से ही, खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता। कवि चरित्र नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड विशेष का अपने काव्य में पूर्णतया उद्घाटन करता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रबंधात्मकता महाकाव्य एवं खंड काव्य दोनों में ही रहती है, परंतु खंड काव्य के कथा सूत्र में जीवन की अनेक रूपता नहीं होती। जैसे जो प्रबंध महाकाव्य है उसमें किस नायक के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन होता है, लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसका कथानक कहानी की भांति शीघ्रतापूर्वक अंत की ओर जाता है। महाकाव्य प्रमुख कथा के साथ अन्य अनेक प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसका कथानक उपन्यास की भांति धीरे धीरे फलागम की ओर अग्रसर होता है। खंड काव्य में केवल एक प्रमुख कथा रहती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है। इस तरह से आप इसको समझ सकती हैं कि महाकाव्य इसके केवल एक अंश का ही इसमें अनुसरण किया जाता है। उसके अनुसार हिंदी के कुछ आचार्य खंड काव्य ऐसे काव्य को मानते हैं जिसकी रचना तो महाकाव्य के ढंग पर की गई हो, पर उसमें समग्र जीवन को न ग्रहण करके केवल उसका खंड विशेष ही ग्रहण किया गया हो। अर्थात खंड काव्य में एक खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः प्रतीत होता है।
वास्तव में खंड काव्य एक ऐसा पद्यबद्ध काव्य है जिसके कथानक में एकात्मक अन्विति हो, कथा में एकांगिता हो, या जिसे साहित्य दर्पण में एकदेशीयता कहा गया है, तथा कथा विन्यास क्रम में आरंभ, विकास, चरम सीमा और निश्चित उद्देश्य में परिणत हो, और वह आकार में लघु हो। लघुता के मापदंड के रूप में 8 से कम सर्गों के प्रबंध काव्य को खंड काव्य माना गया है। तो अब इसकी विशेषता क्या हो जाती है खंड काव्य की, कि उसमें नायक के जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। उसमें महाकाव्य के लक्षण रहते हैं, लेकिन वो छोटी मात्रा में संकुचित रूप में स्वीकार किए जाते हैं। रूप और आकार में खंड काव्य जो है वो महाकाव्य से छोटा होता है। तो ये हैं कुछ खंड काव्य की विशेषताएं, ठीक है, और इसे ही कहते हैं खंड काव्य। आकार और प्रकार की दृष्टि से खंड काव्य और महाकाव्य में वही अंतर है जो कहानी और उपन्यास अथवा एकांकी और नाटक में है। खंड काव्य और प्रबंध काव्य का एक भेद है, इसलिए इसमें प्रायः वही तत्व होते हैं जो महाकाव्यों में, किंतु महाकाव्य में विस्तार होता है, जबकि खंड काव्य में संकोच। खंड काव्य की कथा जीवन के किसी एक पक्ष या एक घटना या प्रसंग परिस्थिति से संबंध रखती है। इसमें प्रासंगिक कथाएं नहीं होती। कथा में उतार चढ़ाव के लिए भी अधिक क्षेत्र नहीं होता। इसके अतिरिक्त मार्मिक प्रसंगों का चयन, कथा की व्यवस्थित एवं सुसंगठित योजना, उत्सुकता और स्वाभाविकता आदि गुण होते हैं। कथा ऐतिहासिक या काल्पनिक हो सकती है। तो ये चीज़ें महाकाव्य में भी होती हैं, लेकिन पर वो विस्तृत रूप में होती हैं। खंड काव्य में पात्र कम होते हैं और उसके चरित्र का विकास भी व्यापक धरातल पर नहीं हो पाता। फिर भी चरित्र को स्पष्ट एवं सजीव रेखाएं स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में विकसित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त संवाद तथा देशकाल वातावरण की भी संक्षिप्त, रोचक, स्वाभाविक और परिस्थिति के अनुकूल योजना होती है। रस एवं भाव का विस्तार खंड काव्य में कम होता है, फिर भी उसमें एक मुख्य रस होता है। खंड काव्य का उद्देश्य महाकाव्य के समान महान हो, तभी वो खंड काव्य सफल माना जाता है। जीवन के आदर्शों और सत्वृत्तियों से खंड काव्य को प्रेरणापूर्वक बनाया जा सकता है। चाहे वह महाकाव्य जैसी विराटता, महानता, गौरव, गरिमा इसमें न आ पावे, फिर भी उदात्त मानवीय संवेदनाओं का खंड काव्य में प्रकाशन होता है। खंड काव्य की भाषा शैली में कलात्मकता और गरिमा भी होती है। उसमें सरलता, सजीवता, वास्तविक अलंकार एवं प्रवाह होना चाहिए। भावानुकूल छंद विधान भी उसके सौंदर्य की वृद्धि करता है। ये सारे जो गुण हैं जब होंगे किसी खंड काव्य में, तभी वो खंड काव्य सफल खंड काव्य माना जाएगा। हिंदी उपन्यास के खंड काव्यों में मैथिली शरण गुप्त के पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज, जयद्रथ वध, राम नरेश त्रिपाठी के स्वप्न, मिलन, पथिक, निराला का तुलसीदास आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपकी जो परिचित रचना है इसमें देख लीजिए, जैसे जयद्रथ वध हम देखते हैं। जयद्रथ वध जयद्रथ जो है वो महाभारत का एक पात्र है। तो महाभारत में तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये जो कथा है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, जयद्रथ वध, इसमें सिर्फ जयद्रथ के वध की कथा लिखी हुई है। तो इस प्रकार अगर महाभारत को आप महाकाव्य मानते हैं तो ये एक खंड काव्य हो गया। धन्यवाद। पथिक